प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति पुकार। पर्यावरण और प्रकृति के विभिन्न पक्षों पर आधारित है ये कार्यक्रम। नमस्कार, कार्यक्रम प्रकृति पुकार के साथ मैं प्रतुल जोशी एक बार फिर हाजिर हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई। मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि वर्ष 2021 पूरी दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लाएगा और जिस खतरे से हम लोग जूझ रहे हैं, यानी कोविड का खतरा, वो पूरी तरह समाप्त होके रहेगा। साथ ही अपनी दुनिया के पर्यावरण की बेहतरी की दिशा में भी हम आगे कदम बढ़ाएंगे और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे व्यक्ति जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, वो तो काम करके आगे बढ़ते ही जाएंगे, साथ में नए लोग भी जुड़ेंगे। हमारा ये कार्यक्रम यानी प्रकृति पुकार इसी उम्मीद और इसी विश्वास का एक दूसरा नाम है। और दोस्तों, आपने इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते डॉक्टर शैलेंद्र सिंह से बातचीत सुनी थी जब उन्होंने कछुओं के बारे में बताया था। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह एक युवा वैज्ञानिक जो कि टर्टल सर्वाइवल अलायंस में प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंडिया के तौर पर काम कर रहे हैं, आज हम सबको बताने जा रहे हैं मगरमच्छों और घड़ियालों के बारे में। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। एक बार फिर कार्यक्रम प्रकृति पुकार में शैलेंद्र जी आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते आपने हमें बताया था कछुओं के बारे में, टॉर्टोइस के बारे में, टर्टल्स के बारे में, और इस बार हम आपसे जानना चाहेंगे एक और समुद्री जीव के बारे में, एक और जली जीव के बारे में, जिसको हम जानते हैं मगरमच्छ के रूप में और अंग्रेजी में उसको हम कहते हैं क्रोकोडाइल। तो लखनऊ में बहुत बड़ा क्रोकोडाइल का, उसको रियर करने का, उनको संवर्धित करने का यहाँ पर केंद्र भी है और क्रोकोडाइल्स को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर तो काफ़ी पिछले वर्षों में काम हुआ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्रोकोडाइल्स किस तरह के जानवर होते हैं? खासकर इनको जो एक आम आदमी देखता है तो पाता है कि बड़े आलसी किस्म के जानवर होते हैं, दिन भर बस पड़े रहना, सोते रहना और अपने आगे पतली वाली जो उनका जो सूंड है उससे हवा के बबल्स निकालना। ये हमारा एक जनरल इम्प्रेशन है। कितना सही है, आप बेहतर बताएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी कभी आप सोचते होंगे कि डायनासोर्स कहाँ गए और ये जो उतने बड़े बड़े जानवर थे वो जो पहले हम लोग देखते थे वो कहाँ गए जी। तो मैं आपको बहुत ही सामान्य भाषा में बताना चाहूंगा कि ये वही डायनासोर्स है, जो बड़े डायनासोर्स थे वो अभी छोटे हो गए और वो मतलब आपका समझ लीजिए मिलियन ईयर्स और सबसे पुराने जानवर है इस पृथ्वी पर। वो जब मानव जाति की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी उससे तब से वो यहाँ पे रहते हैं और उन्होंने अपने आप को ऐसे बना लिया है कि वो बहुत लंबे समय तक रहेंगे भी नहीं। हो सकता है कि मानव ना रहे तो भी वो रहे। तो वो बहुत ही मतलब एक आपका समझ लीजिए कि आप एक उद्विकास की मशीन के सामने आप खड़े हैं जो कि मतलब मिलियन ईयर से इस धरती पे रेंगते हुए आए हैं। तो एक तो मैं बहुत ये स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा कि, और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना वो लेजी दिखते हैं क्रोकोडाइल्स, उतना लेजी वो होते नहीं हैं। और हर जानवर का मतलब एक अपना होता है कि वो किस तरीके से अपना खाना खाएगा, किस तरीके से रहेगा और कहाँ रहेगा, तो उसके आधार पे ही वो व्यवहार करते हैं। और ये जो व्यवहार आप बता रहे हैं ये शायद उसी का हिस्सा है। तो ये दो बातें हुई। अब मैं आपको भारत के क्रोकोडाइल्स के बारे में थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ जी। 3 प्रजातियां होती हैं भारत देश में, जिसमें से एक प्रजाति जो है वो मार्श क्रोकोडाइल बुलाते हैं उसको, जिसको हम सामान्य भाषा में मगरमच्छ बुलाते हैं, जिनका छिपकली जैसे मुंह होता है। दूसरी प्रजाति जो होती है वो घड़ियाल होती है, जिसका लंबा मुंह होता है और उनका मतलब चोंच जैसा स्ट्रक्चर होता है। और तीसरी प्रजाति जो है वो खारे पानी के मगर होते हैं, जो कि आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और नीचे के मतलब समुद्री तटों के आसपास जो जगह हैं वहां पे मिलते हैं। सुंदरबन एक प्रमुख जगह है उनको देखने का। उत्तर प्रदेश में हमारे पास 2 किस्म की प्रजातियां हैं और एक प्रजाति आपको जो मैंने बताया घड़ियाल लंबे नाक वाला, और दूसरी प्रजाति जो छिपकली के मुंह जैसे वाला मगर। तो ये 2 प्रजातियां हमें मिलते हैं। और घड़ियाल कतई एलिगेटर्स नहीं है, क्योंकि बहुत लोग उनको एलिगेटर्स के नाम से बुलाते हैं। एलिगेटर्स सिर्फ चाइना और अमेरिका में मिलते हैं और उनको अमेरिकन एलिगेटर या चाइनीज एलिगेटर बुलाते हैं। तो एलिगेटर
और घड़ियाल में क्या अंतर है, क्रोकोडाइल में? वो दांत से उनका अंतर आपको पता चल जाता है। तो अगर आपको दांत नहीं दिखते हैं किसी भी जानवर में, मतलब इसका मतलब है दांत अगर सॉकेट में फिट हो जाते हैं, बाहर से दिखते नहीं है, तो वो एलिगेटर्स होते हैं। लेकिन अगर दांत बाहर दिखते रहते हैं तो वो ट्रू क्रोकोडाइल्स होते हैं, जो कि हमारे पास ट्रू क्रोकोडाइल्स हैं। अगर आप घड़ियाल को ध्यान से देखें या मगर को ध्यान से देखें तो आपको दांत दिखते रहते हैं, वो सॉकेट में फिट नहीं होते बाहर से। तो हमारे पास भारत देश में कोई भी एलिगेटर नहीं है। तो अगर आप एलिगेटर कहते हो तो इस कार्यक्रम के बाद अब लोग एलिगेटर उनको नहीं कहेंगे। क्या बात है। कई तरह के भ्रम हैं। सामान्य जनता जो बहुत विशेषज्ञ नहीं है, उसको पता नहीं है, तो वो एक आम फहम जबान में उनको उसी नाम से पुकारने लगती है। लेकिन आपने उन भ्रमों का निवारण किया है। एक चीज और है कि ये जो हमारे प्रदेश के अंदर अलग अलग वन्य जीव पार्क हैं, जैसे दुधवा हो गया या कतरनिया घाट हो गया या उधर पीलीभीत है, तो मैंने देखा कतरनिया घाट में खासकर कि वहां पर घड़ियाल बड़ी मात्रा में वहां ब्रीडिंग करते हैं। क्या ये बनाया गया है स्थान उनके लिए? देखिए, घड़ियाल जो है अपनी फैमिली का, जैसे क्रोकोडाइल्स के अंदर भी अलग अलग फैमिलीज होते हैं, घड़ियाल अपनी शारीरिक बनावट वजह से अपनी जो अपना परिवार होता है मगरमच्छ का, उसमें अकेला ही मेंबर अभी बचा है जो सरवाइव करता है। और इनको बहुत ही बढ़िया बहते हुए पानी, बड़े शानदार जो है आपके रेत के टीले, और उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, ऐसी जगहों की जरूरत होती है अपने प्रकृतिवास के लिए। और घड़ियाल का अगर आप बायोलॉजिकल नाम देखते हैं तो उसको कहते हैं गैवियालिस गैंजेटिकस। सो जो स्पीसीज में गैंजेटिकस लगा है, इनको जब देखा गया था तो इनका पूरा जो है गंगा के जितनी भी सहायक नदियां हैं और गंगा के मेन चैनल में भी ये बहुतायत की मात्रा में रहते थे। और आज से ये सिर्फ आपका 50-60 साल पहले की बात है, ऐसा नहीं कि बहुत बहुत पुरानी बात है। तो 50-60 साल पहले ये बहुतायत से रहते थे। और तमाम सारे आपको हिस्ट्री में, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाइए, ऐसे सारे तमाम सारे किताबें मिलेंगी जिसमें वो कितने घड़ियाल दिखते थे गंगा में, वो थे। लेकिन धीरे धीरे वो प्रदूषण बढ़ता गया और तमाम सारा जो आपका फिशिंग बढ़ गया, शिकार हो गया मछली का, करंट जाल जो है इस्तेमाल होने लगा, प्रदूषण आ गया। तो इन सब चीजों की वजह से इनकी संख्या एकदम से घटने लगी और पानी का भी कंपटीशन हो गया। तमाम सारे लोग जो नदी के किनारे रहते हैं वो पानी के लिए भी उसे कॉम्पीट करते हैं, पानी भी पंपिंग होने लगा। तो जो डेप्थ थी, जो बढ़िया बालू के टिले थे, जो अनडिस्टर्ब एरिया थे, वो सब खत्म होने लगे धीरे धीरे। तो इसमें 2 जगह बच गई, 2 या 3 जगह प्रदेश में बच गई, जिसमें से एक आपका राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है। तो चंबल नदी जो है उसके आपने देखे होंगे बहुत सारे बीहड़ बुलाते हैं उसको हम लोग कॉलोक्वियल लैंग्वेज में। तो बीहड़ में मतलब बहुत सारे डाकू रहते थे और वहां पे उतना हैबिटेशन नहीं था, ह्यूमन हैबिटेशन, और वो नदी भी बहुत बढ़िया है। तो उसमें कुछ जानवर जो बच गए, तो उन जानवरों को फिर मतलब एक संरक्षण का प्रयास शुरू हुआ, जो कि आपका लेट 70s अर्ली 80s में शुरू हुआ। और उसके अंतर्गत ही चंबल नदी को राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार घोषित कर दिया गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने मिलकर। तो वो नदी आपका एक महत्वपूर्ण जो है घड़ियाल का ब्रीडिंग का एरिया है और उसको अभी वो संरक्षित करते हैं। लेकिन उसमें कोई मतलब आर्टिफिशियल चीज कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही एक छोटा नदी जो है वो गेरुआ नदी कहलाती है, जो आपने अभी नाम लिया कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, उसके अंतर्गत आती है, जो नेपाल से आती है। उत्तर प्रदेश में उसको गेरुआ बुलाते हैं, नीचे चल के वो घाघरा बन जाती है। तो उसमें जो मतलब वो गेरुआ घाघरा कॉम्प्लेक्स है, उसमें जो है जानवर बच गए। उनमें भी तमाम सारा ब्रीडिंग और प्रोटेक्शन का तमाम सारे एफर्ट हुए। एक छोटा सा सेंटर कतरनिया घाट में भी बनाया गया, लखनऊ में भी बनाया गया, ऐसे चंबल में भी कुछ तमाम सारे एफर्ट हुए। तो उनके वजह से उत्तर प्रदेश में ये 2 जगहें चंबल और कतरनिया घाट बच गए। और चंबल आज की डेट में घड़ियाल का सबसे बड़ा पॉपुलेशन चंबल नदी में रहता है। और इसके अलावा बहुत छोटे छोटी ऐसी जगहें हैं, जैसे आपका सेंट्रल इंडिया में एक सोन नदी है और फिर आपका रामगंगा है, तो वहां पे बहुत छोटे छोटे पॉपुलेशन है। लेकिन चंबल और कतरनिया घाट की ये जो पॉपुलेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस प्रजाति के सर्वाइवल के लिए। अब रही बात दूसरे स्पीसीज की, जो कि मगर है। तो मगर को मतलब मगर थोड़ा सा अपने आप को एडॉप्ट कर सकते थे, तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा तो वो प्रभाव को झेल गए। और नदी का डेप्थ कम हुआ या सैंड बेड कम हुआ या ये कुछ भी हुआ, तो उसको थोड़ा वो डाइवर्ट कर गए, थोड़ा दूर चले गए, और धान के खेत में भी चले गए, वो ऐसे ऐसे करके। तो उन लोगों ने अपने आप की संख्या जो है बनाए रखी, लेकिन घड़ियाल की संख्या एकदम ड्रास्टिकली डाउन हो गई। तो ये दोनों पार्क जो है अभी उत्तर प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, आपने बताया कि मगरमच्छ ने अपने को बचाए रखा, लेकिन घड़ियाल जो है उनकी संख्या कम हो गई। जैसे आपने एलिगेटर और इनके क्रोकोडाइल के बीच में अंतर बताया था, तो मगरमच्छ और इसके बीच में क्या अंतर है घड़ियाल में? मगरमच्छ को अगर आप दूर से देखेंगे तो मगरमच्छ का मुंह जो है छिपकली जैसे दिखता है, तो इसका मतलब है वो चौड़ा होता है मुंह।
और वो छोटे मैमल्स को खाते हैं और आपका बर्ड्स को भी खाते हैं, मांसाहारी हैं। हाँ, और उसके बाद में मतलब वो कभी कभी अगर आप उनके नजदीक छोटे बच्चे जाते हैं या कैटल जाते हैं या डॉग्स जाते हैं तो उनको मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं। जबकि घड़ियाल का मुंह जो है एकदम लंबा होता है, चोंच होती है, तो उसके लिए वो एक्सक्लूसिव फिश ईटर होते हैं, मतलब मत्स्य भोजी होते हैं। उसके अलावा मछली के अलावा कुछ भी नहीं खाते हैं और किसी को भी किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दूसरा है कि मगर थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं, लेकिन घड़ियाल एकदम एग्रेसिव नहीं होते हैं। आप उनको अप्रोच करेंगे वो पानी के अंदर चले जाएंगे। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो घड़ियाल और मगर की बनावट होती है। मगर लैंड पे काफी दूर चल सकते हैं, अगर एक जगह पानी सूख रहा है तो दूसरी जगह चल के चले जाएंगे, जबकि घड़ियाल वो नहीं कर सकते हैं और वो बहुत कम लोकोमोशन कर सकते हैं जो टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन होता है। तो ये क्या समुद्र में भी पाए जाते हैं शैलेंद्र जी? समुद्र में आपका साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, क्योंकि सैलिनिटी को करने के लिए इनके पास मतलब वैसे लवण ग्रंथियां नहीं होती है, तो ये दोनों प्रजातियां वहां नहीं होते हैं। उसके लिए तीसरा एक चीज जो मैं पहले बता रहा था आपको, सुंदरबन एरिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में अभी एक रिसर्च हुई है, तो उसमें एक साल्ट वाटर क्रोकोडाइल वो समुद्र में पूरा घूम घूम के लौटा है। तो समुद्र में वो रहते नहीं है लेकिन वहां पे पाए जा सकते हैं। जी, मगरमच्छ ये शब्द हमारे लोक जीवन में बहुत ही चर्चित रहा है और पंचतंत्र की कहानियों में भी इसका जिक्र होता है, जिसमें कि नैतिक कथाएं जो है उसमें मगरमच्छ और बंदर की कहानी। तो मगरमच्छ आज तो हम लोग उतना उसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन मुझे लगता है कि आज से 1000 साल और 1500 साल पहले से जो भारतीय चिंतन परंपरा है उसमें इसका एक विशिष्ट स्थान रहा है। ये एकदम सही बात है। और अगर आप मतलब देखें तो अगर आप धर्म देखें, स्पेशली आप हिंदू धर्म में देखें, तो आपको मतलब मकर जो है वो, चाहे आप वो मकरा ध्वज हो या फिर आपका मतलब गंगा नदी के वाहन हो, तो जो गंगा नदी भी है, ऐसा माना जाता है कि वो एक ऐसे इमेजिनरी क्रोकोडाइल पे चलती है जिनको मकरा बुलाते हैं। और तो इनका मतलब ना कि भारत देश में, हमें कहता हूँ कि मैंने तो बहुत सारे देश में घूमा हूँ और वहां पे देखा हूँ, लोगों से बातचीत किया हूँ, तो क्रोकोडाइल्स का जो है कल्चर में, फोकलॉर में और ऐसे चीजों में बहुत ही गहरा स्थान रहा है। तमाम सारे घरों में आप देखेंगे, जैसे पपुआ न्यू गिनी में, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बताता हूँ, वहां पे मतलब ऐसा माना जाता है कि क्रोकोडाइल के स्केल्स जैसा होते हैं, जैसे उनके शल्क होते हैं, वैसा जो यंग लोग होते हैं, जो नए नए मतलब नए नए ह्यूमन हैबिटेशन में, ट्राइबल हैबिटेशन में नए नए लोग होते हैं, उनको वैसे सल्क अपने पीठ पे वो गोदते हैं। तो काफी कल्चर और काफी ट्राइबल्स और हिंदू मैथोलॉजी में काफी इनकी जगह रही है और शुरू से इनके बारे में बात किया जाता है। लेकिन जो एक चीज है कि जहाँ पे मैं थोड़ा सा मिथ है उसको डिस्पेल करना चाहता हूँ, वो ये है कि मतलब मगर को हमेशा ऐसा माना जाता है कि वो दूसरे को खाने के बारे में सोचता है, तो वैसा नहीं होता है। और वो जानवर या तो छेड़े जाने पे आक्रामक होते हैं, और दूसरा है जब उनको खाने की मात्रा बहुत घट जाती है तब वो आक्रामक होते हैं दूसरे जानवरों पे, या उनको पकड़ते हैं, उनको खाते हैं। तो हर जगह मतलब मगर को जब भी दिखाया गया है तो ऐसा ही दिखाया गया है कि वो कुछ ऐसा होगा जो आक्रमण करेगा और खा लेगा, और मतलब दे आर वेरी मीन। तो वैसा नहीं है हमारे नजर में। वो मगर जो है, जैसे सारे जानवर होते हैं, जैसे हर चीज अपने आप को सरवाइव करना चाहता है इस अर्थ पे, वैसे वो भी करना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। और एक बात यह है कि अगर कोई आपसे संपर्क स्थापित करना चाहे, आपकी बातें सुनकर और जानकारी हासिल करना चाहे, तो उसका क्या रास्ता है? तो आप हमारा फोन नंबर ले लीजिए। मेरा नंबर है, मैं आपको बता देता हूँ जी। तो 9756660292। इस पे मैं कोई भी जानवरों के प्रति कोई भी बात करने के लिए, कोई रिसर्च या कोई ऐसी चीज करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ और हमेशा उपलब्ध हूँ। जी, तो एक बार आप अपना नंबर फिर से बता दें और आराम से बता दें, जिससे हमारे श्रोता उसको मेरा नंबर है 9756660292। तो इससे कभी भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी जानवर के बारे में जानने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया और इतना वक्त देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, इसी के साथ आज का प्रकृति पुकार अब यहीं खत्म होता है। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय डॉक्टर शैलेंद्र सिंह हमारे साथ एक बार फिर होंगे और हमें जानकारी देंगे डॉल्फिन मछलियों के बारे में। तब तक के लिए अपने दोस्त प्रतुल जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।